हाय बच्चे लोग। मैं हूँ पर्सन अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे, बी फॉर बायोलॉजी। बच्चे लोग, एक नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 12 के लिए। चैप्टर का नाम है, नाम बताने से पहले बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को इसका इंतजार होगा। बहुत सारे तो एक्साइट होंगे कि कब ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम भैया मैं बता देता हूँ जल्दी से। इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जल्दी से भैया ये स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर्स को, ठीक है। बिना देरी करे जल्दी से, जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से कर लो, ताकि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे हमारे इस लेक्चर की। क्योंकि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। वहां पर सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। जिसको भी देखना उसको जाके आराम से देखता रहे, ठीक है। तो बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो क्या बात करना है, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करनी है, और उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो फिजियोलॉजी है, जो वर्किंग है, हमें उन सब की बात करनी है। तो सिंपल सी अगर हम बात शुरू करें कि इस रिप्रोडक्शन में, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि हम लोग सेक्सुअली डायमॉर्फिक होते हैं। मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। तो इस दौरान दोनों के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे वो भी अलग ही अलग होंगे, और दोनों की फिजियोलॉजी भी अलग होगी, मतलब वर्किंग दोनों की जो होगी वो अलग अलग होगी। तो अगर हम बात करें कि ह्यूमन के जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये लोकेट कहां पर होते हैं, ठीक है। तो अगर इनकी लोकेशन की बात करें तो सीधा बोलते हैं लोकेशन किसकी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की क्या लोकेशन होती है। तो जवाब क्या देना चाहोगे, तो जवाब ये होता है कि जो हमारा पेल्विक रीजन होता है, जहां पर आप लोग बेल्ट बांधते हो, मतलब जो ये आपकी हड्डी होती है, पेल्विक गर्डिल होती है, तो ये पेल्विक रीजन कहलाता है। तो इस पेल्विक रीजन पे ही ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लोकेट होते हैं, इन द पेल्विक रीजन ऑफ बॉडी। कहां पर, पेल्विक रीजन ऑफ बॉडी, बॉडी के पेल्विक रीजन पे भैया मौजूद होते हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर देखो, सिंपल सी बात करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, या हम सीधा सीधा बोले कि मेल और फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी होती है, इसमें बहुत ही रिमार्केबल डिफरेंस होता है। आप आसानी से रिमार्क कर सकते हो, देख सकते हो कैसे होता। यह है कि जो ओवम का फॉर्मेशन है, बात आ गई ओवम, बात किसकी आ गई, ओवम। जब ओवम की बात होगी तो भैया किसकी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात हो रही होगी, फीमेल की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की बात हो रही होगी। और जब बात आ जाएगी स्पर्म की, तो स्पर्म में किसकी बात हो रही होगी, यहां पर बात मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की। अब अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखें कि ओवम फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है और स्पर्म फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस जरा देखो कि जो ओवम फॉर्मेशन होता है ये फीमेल में, ये 40 से 50 साल की उम्र में, ठीक है, या सीधा सीधा बोल दो 45 to 50 बोलो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 45 से 50 साल की उम्र में ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो रुक जाता है, स्टॉप। क्योंकि इस एज तक पहुंचते पहुंचते फीमेल की ओवरी में जितने भी फॉलिकल्स होती हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। यही वजह होती है कि 45 से 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उस फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता। लेकिन स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये मेल में ओल्ड एज तक भी होता रहता है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो एवन इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी इसका फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है। तो फीमेल की जो मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन है वो कब तक होती है, वो 45 से 50 साल तक होती है, ठीक है, 45 से 50 साल तक होती है। लेकिन अगर हम मेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पेन की बात करेंगे तो वो ओल्ड एज तक भी रहती है। तो इट इज अ रिमार्केबल डिफरेंस इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, जो मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि स्पर्म फॉर्मेशन भैया ओल्ड एज तक होगा और ओवम फॉर्मेशन 45 से 50 साल की उम्र में बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा रीजन ने दिया क्योंकि भैया जो फॉलिकल्स होती हैं ओवरी में वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। इसकी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें जो हम लोग अभी आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जल्दी से एक टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात होने वाली है,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो जरा देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बातें करनी है। तो पहली बात जो करने वाले हैं वो होने वाली है भैया किसकी, टेस्टिस की, या इसी को टेस्टिस भी कह देते हैं भैया। दोनों नाम है, प्रोनाउंसिएशन इसका दो तरह से होता है, इसको टेस्टिस कुछ लोग बोल सकते हो, टेस्टिस भी बोल सकते हो। तो दोनों ही नाम सही होते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया ये सही है कि ये सही है। भैया टेस्टिस भी सही है और टेस्टिस भी सही है, ठीक है। तो घबराने की कोई नहीं बात, ठीक है, जब मैं हूं आपके साथ, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें कि इनका नंबर कितना होता है, सभी को पता है कि एक जोड़ होती है, मतलब 1 पेयर होता है। तो भैया लिख देते हैं यहाँ पर, साथ साथ में लिखते चले कि 1 पेयर टेस्टिस होती है, सभी को बात पता है। कहाँ मौजूद होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बाहर पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, लेकिन बाहर का मतलब ऐसे नहीं होता कि हवा में है, हवा में नहीं होता, वो एक कैविटी में या एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होती है। उसको बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। कहाँ होती है, स्क्रोटम में। तो लिख देंगे भैया प्रेजेंट इन स्क्रोटम। कहां पाई जाती है, स्क्रोटम में। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो सिंपल सी, अगर ये एब्डोमिनल कैविटी बना रहे हैं तो इधर वाल ये इसमें स्क्रोटम होता है, ये इस तरह से स्क्रोटम है, ठीक है। तो ये स्क्रोटम है, एक टेस्टिस इधर वाल और एक टेस्टिस इधर वाल। तो ये देखो क्या थी, ये एब्डोमिनल कैविटी थी, यहां पर होता है डायफ्राम, ये कहलाती है क्या, थोरैसिक कैविटी। क्या कहलाती है, जहां पर आपके लंग्स मौजूद होते हैं ना, जहां पर ये लंग्स मौजूद होते हैं, ये क्या होती है, थोरैसिक कैविटी होती है। और ये एब्डोमिनल कैविटी, जहां पर ये एब्डोमेन है, एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं भैया स्क्रोटम, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो ध्यान से देख लो भैया स्क्रोटम क्या है। तो मैंने दिखा दिया अभी, यहाँ पर सिर्फ सिंपली मैंने बात करी स्क्रोटम की। तो स्क्रोटम भी बोल सकते हो, उसको स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हो। तो दो नाम भैया बता दिए, एक स्क्रोटल सैक, याद रखिएगा, अभी अगले लेक्चर में इसकी फिर से बात होने वाली है। तो स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक की बात हो गई, ठीक है। तो टेस्टिस कहां पर होते हैं, एक पेयर होता है, स्क्रोटम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो टेस्टिस होते हैं ये ऑब्लिकली प्लेस्ड होते हैं। मतलब सपोज दैट कि ये दो चीजें हैं तो हम उनको बोलेंगे कि मतलब स्ट्रेट मौजूद है, एकदम सीधे मौजूद है। और अगर ये थोड़े से इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि ऑब्लिकली, मतलब तिरछे मौजूद होते हैं। तो टेस्टिस की भी पोजीशन भी कुछ ऐसी होती है कि वो ऑब्लिकली होते हैं, ठीक है। तो ऑब्लिकली होने की वजह यह है कि जिस कैनाल से वो आते हैं तो वो कैनाल उनको उसी फॉर्म में सेटल कर देती है, इसी वजह से ये हमेशा ऑब्लिकली बने रहते हैं। और बात करें लेफ्ट टेस्टिस की, तो लेफ्ट टेस्टिस जो होता है वो राइट टेस्टिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तो लेफ्ट टेस्टिस में कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट टेस्टिस ये वाला है, ठीक है। तो लेफ्ट टेस्टिस ये वाला जो होता है, ये टेस्टिस, अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाएं तो ये राइट टेस्टिस है और ये लेफ्ट टेस्टिस है। लेफ्ट टेस्टिस जो होता है वो राइट टेस्टिस से थोड़ा सा नीचे होता है। होता ये है यहाँ पर रेक्टम एक्टम का और साथ साथ में स्टमक का वेट होने की वजह से ये टेस्टिस थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात थी इसकी, ठीक है। अब देखो कि जो ये टेस्टिस थे ये बनाए कब गए थे, ठीक है। बनाए जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है, फीटस बनेगा तो होगा ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किन चीजों से होता है, तो जरा मैं बता देता हूं कि जो टेस्टिस फॉर्म हुए हैं वो कब हुए हैं, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान हुए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो लिख देते हैं जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही इनका फॉर्मेशन हुआ। लेकिन खास बात यह है कि इनको बनाया कहे से गया है, तो डोर्सल एब्डोमिनल रिजेस से, बाय डोर्सल एब्डोमिनल। तो डोर्सल एब्डोमिनल रिजेस के पास मेसोर्चियम पाया जाता है। वो मेसोर्चियम क्या करता है, इंटेस्टिस का फॉर्मेशन करता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन जरा सोचो कि अगर ये एब्डोमिनल कैविटी में, ये एब्डोमेन में बनाए गए थे टेस्टिस, तो ये स्क्रोटम में नीचे पाउच में कैसे पहुंचे, तो उसको पहुंचाने की भी एक वजह है और पहुंचाया किसके जरिए गया है इसका भी रीजन है, ठीक है। तो टेस्टिस जो थे वो स्क्रोटम सैक में या स्क्रोटल सैक में जो पहुंचे हैं वो काहे से पहुंच गए, वो इंग्विनल कैनाल से पहुंचे हैं। किससे पहुंचे हैं, इंग्विनल कैनाल से।
तो इंगुइनल कैनाल से टेस्टिस जो हैं वो कहाँ पहुंचे हैं, वो स्क्रोटम में पहुंचे हैं। सीधा सीधा बोल दे कि इंगुइनल कैनाल ही रिस्पॉन्सिबल होती है एब्डोमेन से स्क्रोटम में टेस्टिस को लाने के लिए। तो इस तरह से कुछ कैनाल स्ट्रक्चर होते हैं जो नीचे आते हैं, इनको लेकर आते हैं। तो मैं अगर आप थोड़ा सा और इमेजिन करके जरा इसको जरा सोचो, तो ये एब्डोमेन में टेस्टिस बने थे शुरुआत में, लेकिन आ कहाँ गए हैं, अब ये शिफ्ट होकर स्क्रोटम में आ गए हैं। ठीक है, तो इंगुइनल कैनाल में आ गए, इंगुइनल कैनाल से स्क्रोटम में आ गए, लेकिन स्क्रोटम में कब आए होंगे? ये स्क्रोटम में आए जब होते हैं कि अभी जो मतलब बेबी डेवलप कर रहा था उसकी बर्थ अभी नहीं हुई होती, मतलब वो यूट्रस में ही होता है। लेकिन यूट्रस में जब वो 7 मंथ का हो जाता है, तो 7 मंथ का जब होता है उसी दौरान ये एब्डोमिनल कैविटी में जो बने हुए टेस्टिस थे ये इंगुइनल कैनाल से कहाँ आ गए हैं, स्क्रोटम में आ गए। तो जो इंगुइनल कैनाल है वो यही है। ठीक है, तो इंगुइनल कैनाल से वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। कब हुए हैं? आफ्टर 7 मंथ बिफोर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, जब वो बच्चा 7 महीने का था, फीटस जो डेवलप कर रहा था, ठीक है, यूट्रस में था, 7 मंथ का था, जब ही ये टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से एब्डोमेन से स्क्रोटम में आ गए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है, तो कंफ्यूज होने की यहाँ पर कोई बात नहीं। सिंपल से मैंने बात बताई कि एब्डोमेन में ये टेस्टिस बनाए गए थे, लेकिन इंगुइनल कैनाल से कहाँ भेज दिए गए, स्क्रोटम में आ गए। कब आ गए? जब वो फीटस की उम्र कितनी थी, 7 महीने का हुआ था वो, मतलब अभी वो 9 मंथ उसने कंप्लीट नहीं करा है, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन लाए जाने की वजह क्या है? तो लाए जाने की वजह ये है कि स्क्रोटम में जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। ठीक है, और ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। तो स्पर्म को मैच्योर कराने के लिए ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, मतलब बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए होता है। यही वजह थी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाय इंगुइनल कैनाल इन बने हुए टेस्टिस को स्क्रोटम में लाकर रख दिया गया। समझ में आई मेरी बात? तो जरा इसको रफ करते हैं, फिर देखते हैं आगे की बात क्या है। देखो, मैंने ये बोला कि जो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो ये स्क्रोटम था। ठीक है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मैंने कितना बोला, 2 से 2.5 डिग्री, मतलब 2 से 2.5 डिग्री कम होता है, लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। जरा ये सोचो कि अगर ये टेस्टिस जो यहाँ पर इस साइड में मतलब मौजूद है, ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से अगर कभी ये ना आए होते नीचे, तो क्या होता? स्पर्म का कभी क्या मैच्योरेशन हो पाता? स्पर्म का कभी मैच्योरेशन हो ही ना पाता। तो अगर स्पर्म कभी मैच्योर ना होते तो कंडीशन क्या होती? कंडीशन हो जाती स्टेराइल। कंडीशन कैसी हो जाती? स्टेराइल। स्पर्म जब मैच्योर होगा जब तो वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ बच्चों में कि टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाते, मतलब टेस्टिस फेल्ड टू डिसेंट इन स्क्रोटम। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टेराइल। और इस कंडीशन को एक नाम दिया जाता है, उसका नाम होता है क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। नाम दिया, जरा ध्यान रखिएगा, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो क्रिप्ट ऑर्किडिज्म का मतलब ये होता है कि जब कभी भी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम में नहीं आ पाते, उसको बोलेंगे क्या? क्रिप्ट ऑर्किडिज्म बोलेंगे। और ये कंडीशन कैसी होती है? ये स्टेराइल कंडीशन होती है। और अभी तो मैंने बात बताई मतलब ह्यूमंस के रिलेट करके मैंने बोली, लेकिन अगर हम बताएं कि जो एलिफेंट है, वेल है, ठीक है, एलिफेंट है, वेल है और प्रोटोथीरिया है, ठीक है। तो एलिफेंट, वेल और प्रोटोथीरिया में स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? स्क्रोटल सैक क्या होता है?
एब्सेंट होता है, क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं और इनमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, मतलब इनमें क्रिप्टोर्किडिज्म जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्म का मैच्योरेशन एब्डोमिनल कैविटी में ही जो टेस्टिस मौजूद है वहीं पर हो जाएगा। तो उनमें कभी भी स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन रैट, बैट और स्क्विरल की अगर हम बात कर लें, कहीं कहीं की बातें कुछ बदली बदली सी हैं। रैट, बैट एंड स्क्विरल की बात कर लें तो होता ये है, इनमें स्क्विरल गिलहरी है, ठीक है, चूहा है और चमगादड़ है, इनमें कुछ ऐसा होता है कि जो टेस्टिस हैं उनका आना जाना लगा रहता है। आने जाने से मतलब ये होता है कि जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्क्रोटम में आ जाते हैं, लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता तो ये टेस्टिस कहाँ शिफ्ट हो जाते, ये एब्डोमेन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बात समझ में आई। तो रैट, बैट, स्क्विरल की कुछ कहानी है कि इसमें टेस्टिस का ट्रांसफर लगा रहता है स्क्रोटम में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, लेकिन जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ये एब्डोमिनल कैविटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन एलिफेंट, व्हेल और प्रोटोथीरिया में क्या होता है, स्क्रोटल सैक ही एब्सेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारी मैक्सिमम बातें कुछ यहाँ पर खत्म हुई। अभी हम लोगों ने टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में, स्क्रोटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं कही है, मतलब ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ठीक है। तो एक बात थोड़ी सी बची है, जल्दी से उसको कह के मैं अपने लेक्चर को खत्म करूं, ठीक है। बाकी जो नोट्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े होंगे, वहां से जाके आप प्रॉपर नोट्स डाउनलोड कर लेना। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि सिर्फ नोट्स में सारी बातें नहीं होती, लेक्चर देखोगे, क्योंकि बहुत सारी बातें जो मैंने नोट्स में मेंशन नहीं करी हैं वो इस लेक्चर में मैं कह के जा रहा हूँ, ठीक है। सो प्लीज लेक्चर को देखना भी मत भूलिएगा। और अगर रही बात किसी क्वेश्चंस की, ठीक है, जो क्वेश्चन अटकता है आपके ब्रेन में, जो कि दो जगह होता है, घुटने में होता है, सर में होता है, ठीक है, तो सवाल आप करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, बेझिझक आप मुझसे सवाल करो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालो, ठीक है। आपका जवाब आपका कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो उसको अगली वीडियो में मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। एक टॉपिक है, उसका नाम है ऑर्किडेक्टोमी, मैं बता देता हूँ जल्दी से। ऑर्किडेक्टोमी या इसी को बोलते हैं कैस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, कैस्ट्रेशन। तो जरा देखो यार कैस्ट्रेशन। और अगर किसी को आवाज आ रही है कुत्ते उत्ते के भौंकने की तो प्लीज थोड़ी सी बर्दाश्त करें, क्योंकि रात का टाइम है, सब लोग सो रहे होंगे लेकिन कुत्ते भौंकते रहते हैं, ठीक है। सो मैं जग रहा हूँ तो आप भी जग लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो मेरे साथ। देखो सिंपल सी एक स्टोरी मैं बताता हूँ, ठीक है। होता ये कि कुछ कंट्रीज में होता ये कि मिलिट्री में मतलब भर्ती होने के लिए, ठीक है, भर्ती समझ रहे हो ना, मतलब वहाँ पर जॉब पाने के लिए कुछ वहाँ के रूल्स होते हैं। तो रूल्स ये हैं कि आपको बचपन में टेस्टिस को निकलवा देना पड़ता है। मतलब आपके पास अगर टेस्टिस है, खास करके मेल की बात हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास टेस्टिस है तो आप वहाँ की मिलिट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मतलब कभी भी मिलिट्री में जॉब नहीं कर सकते। तो कुछ कंट्रीज़ के ऐसे रूल्स भी हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि मतलब जो एजेंट्स का मतलब एजेंट्स को तैयार करते हैं, देखा होगा, मतलब फलाना एजेंट है, फलाना एजेंट, रॉ एजेंट, मतलब बहुत सारी मूवीज़ आप लोग देख चुके होंगे, ये एजेंट वो एजेंट। तो बहुत सारे जो एजेंट होते हैं जो बहुत ही मजबूत, बहुत ही तगड़े होते हैं, ठीक है, उनको बनाने के भाई यही रीज़न है कि उनके बचपन में टेस्टिस को निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो टेस्टिस को सर्जिकली रिमूव कर देना या टेस्टिस का डिस्ट्रक्शन हो जाए इन अर्ली एज, ठीक है। हमने बोला क्या, सर्जिकल रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ, देखो दो बातें कह रही, सर्जिकली भी आप रिमूव करवा सकते हो या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो कि उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन कब की बात हो रही है, इन अर्ली एज, इन अर्ली एज, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं क्या, ऑर्किडेक्टोमी, या उसी को बोलते हैं कैस्ट्रेशन। ऐसा क्यों करा जाता है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग, ठीक है, टू मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग, टू मेक बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड प्लेसिड, बहुत ही हट्टी कट्टी बॉडी को बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो कुछ जगह के मैंने रूल बताए हैं कि वहाँ पर सर्जिकल रिमूवल टेस्टिस का कराया जाता है अर्ली स्टेज में, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, मतलब वो बच्चा एक साथ अकेले खड़े होकर 10 लोगों को भी संभाल सकता है, इतना स्ट्रांग वो हो जाता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में जो कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल होगा, मतलब ऐसा बंदा
जिसमें कैस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो लिख देते हैं यहाँ पर कि कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, जो अब किसी बंदे में अगर कैस्ट्रेशन या ऑर्किडेक्टोमी मैंने करा दी तो वो कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, वो न्यूटर या इन्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है, वो न्यूटर या इन्यूज, ENUCH है, ठीक है। तो ये नोट की बात है, जरा याद रखिएगा कि कैस्ट्रेटेड इंडिविजुअल को न्यूटर या इन्यूज कहा जाता है। ऑर्किडेक्टोमी और कैस्ट्रेशन क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल टेस्टिस का या डिस्ट्रक्शन टेस्टिस का अर्ली एज में, किस लिए, बॉडी को स्ट्रॉन्ग और प्लेसेंट बनाने के लिए, क्या कहलाता है, ऑर्किडेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। तो हमारे वहाँ का तो ऐसा कोई रूल नहीं है, हम लोग हट्टे कट्टे हैं, ठीक है, बॉडी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। सो यार ये लेक्चर आज हमारा यही भी समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे हम अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, ठीक है। सो बने रहिए आप हमारे साथ, जैसे थोड़ी थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी मेहनत आप भी करो, ताकि आपकी छुट्टियाँ सफल हो जाएं और आपके जो भी टॉपिक हैं वो आसानी से कवर हो जाए। वो बात हुई है यहाँ पर क्वेश्चनिंग की, तो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। सो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मुझे इस प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा, जल्दी से यार घंटे को दबा दो, ठीक है, ताकि टाइम टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहा करे, ठीक है। टिल देन बाय बाय।